टॉपिक करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ऑलरेडी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो अब अल्टीमेटली हम आते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पर। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनियस नेचर। तो मैं आपको बता देती हूं, अगर हम किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को देखते हैं तो हमें देखने से तो वो होमोजीनियस लगता है, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। अगर हम उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे तो उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट से हमें पता चल ही जाएगा कि वो हेट्रोजीनियस नेचर का है। तो हम कह सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज heterogeneous in nature but appears to be homogeneous है। heterogeneous दिखता homogeneous है। when viewed under ultra microscope, its heterogeneous nature is विजिबल। अगर हम इसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें इसका हेट्रोजीनियस जो नेचर है वो दिखाई देगा। हेट्रोजीनियस पता है क्या होता है? दे आर द सब्सटेंसेस और सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स व्हिच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो इसके पार्टिकल्स की यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन सेटिंग नेचर। नॉन सेटिंग नेचर का मतलब ये है कि अगर आप इसको अनडिस्टर्ब्ड रख देते हो तो इसके जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो नीचे सेटल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज क्वाइट स्टेबल। सो नॉन सेटिंग नेचर में हम कह सकते हैं व्हेन द कोलॉइडल solution is left undisturbed, the particles of colloidal solution do not settle down, that is the colloidal solution is quite stable. So this was the second property of colloids. Next property पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी में आपको मैं बताना चाहती हूं कि अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन को ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जाए तो वो उस फिल्टर पेपर के आर पार निकल जाएगा, क्योंकि उसका जो फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल इजीली पास कर सकता है। ये चीज हमने डिस्कस की भी है। सो हम कह सकते हैं व्हेन कोलॉइडल सॉल्यूशन is filtered using ordinary filter paper, then the particles of colloids can easily pass through it, easily उसके आर पार निकल सकते हैं
ऊपर से पास हो सकते हैं। सो थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब पार्टिकल्स जो है कोलॉइडल पार्टिकल्स, क्या वो हमें नेक्ड आई से विजिबल है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नॉट visible by naked eye. The particles can only be visible under powerful अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोलॉइडल पार्टिकल्स को देखो, तो आपको कोलॉइडल पार्टिकल्स को देखने के लिए पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्ड आई से पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। हम प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ में बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में। तो एक बार फिर से थोड़ा समराइज कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। द प्रॉपर्टीज which depends upon the number and size of the solute particles of the solution are called colligative प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर और साइज पे सॉल्यूट पार्टिकल्स की। कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और क्या उनका साइज है, उनके ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सो यहाँ हम क्योंकि कोलॉइड्स मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सो इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ dispersed phase are big in size। काफी बड़े होते हैं साइज में। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़े ही होते हैं। सो dispersed phase are particles of dispersed phase are big in size and number of particles per unit volume in a colloidal solution is less than that in true solution। तो यहां देखिए, जो पार्टिकल का साइज होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर, उन पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो छोटा होता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो बड़ा होता है। तो ऐसा होने से पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे और कोलॉइडल सॉल्यूशन में कम होंगे, क्योंकि साइज बड़ा है उन पार्टिकल्स का। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी साइज बड़ा होने के कारण। तो इसी के बेसिस पे हम इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि thus all the
in boiling point and depression in freezing point. ये है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ कोलॉइडल सॉल्यूशन में, दे हैव स्मॉलर वैल्यूज एज compared to that of true solution। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये टर्म ज्यादा अच्छी रहेगी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड साइज, एक तरह से उनसे रिलेटेड है डायरेक्टली वो। तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की क्वांटिटी होती है ज्यादा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो भी वहां ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो उसमें पार्टिकल्स की साइज होते हैं बड़े, साइज बड़े होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू उतनी ही हाई। कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का जो क्वांटिटी है और यूनिट वॉल्यूम वो कम है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी कम रहेगी। तो ये हो गई आपकी 5 प्रॉपर्टीज, और डिस्कस करते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम 6th प्रॉपर्टी पे कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो वो है कलर। तो we can say that colloidal solutions are generally colored। ज्यादातर ये कलर्ड ही होते हैं, और जो कलर होता है वो रिलेट किससे करता है, किस वजह से कलर इम्पार्ट होता है? कलर जो होता है वो पार्टिकल के साइज से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि द कलर इज related to the size और साथ में shape of the particles present in the colloidal solution। सॉल्यूशन जो होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये जनरली कलर्ड होता है, और ये जो कलर है वो रिलेट है डायरेक्टली किससे? साइज और शेप से, पार्टिकल्स की जो कहाँ प्रेजेंट है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसे हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे कलर का। कलर को डिफरेंशिएट करके दिखा रहे हैं हम। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल लेंगे बट उसका साइज डिफर करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से कलर डिफर कर रहा है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर विथ पार्टिकल डायामीटर। अब यहाँ पे हम पार्टिकल डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर का हम कोलॉइडल सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसके कलर की बात कर रहे हैं, और पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का जो डायमीटर है वो यहाँ पर है 6 × 10⁻⁻⁵ mm, और इसका कलर कैसा है? कलर है ऑरेंज येलो। और दूसरा केस लेते हैं, while that of salt with particle diameter 15 × 10⁻⁻18 mm is violet। तो देखिए यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है सिल्वर के सॉल्ट का
mm है तो उसका कलर होगा ऑरेंजिश येलो। और अगर सिल्वर के पार्टिकल्स का डायामीटर 15 × 10⁻18 mm होगा तो उस केस में कलर होगा वॉयलेट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कलर है कोलोइडल सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है किस पे, लाइट किस तरह से स्कैटर हो रही है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे कलर चेंज होता है पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग। तो देखिए, द कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन depends upon the wavelength, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। और कौन सी वेवलेंथ, कैसी वेवलेंथ, वेवलेंथ scattered by the dispersed phase। dispersed phase किस तरह से लाइट के वे किस वेवलेंथ को स्कैटर कर रहा है उसके बेसिस पे कलर आता है। एंड इट changes with change in particle size। और ये चेंज हो जाता है वेवलेंथ, जो जिस वेवलेंथ की लाइट स्कैटर होती है वो वेवलेंथ चेंज हो जाती है अगर पार्टिकल का साइज चेंज हो जाएगा। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दे दिया और कारण दोनों बताती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। यहाँ हम ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या है। इट मीन्स zigzag मोशन। zigzag मोशन होता है ब्राउनियन मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। द dispersed phase of colloidal solution are being continuously collided by the molecules of dispersion medium। नाउ यहां देखिए डिस्पर्स्ड फेज जो कोलोइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली कोलाइड होते हैं डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ। तो इन कोलिजन के कारण, इन टकराव के कारण उसमें आता है जिगजैग मोशन। एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलता है लेकिन जब उस पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल टकराता है तो उस वजह से उसमें पाथ चेंज हो जाता है। तो पाथ चेंज होते 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 वो जिगजैग मोशन शो करता है क्योंकि कोलिजन तो जरूर होगी। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की कोलिजन तो जरूर होगी और कोलिजन होगी तो वो पाथ चेंज करेगा, पाथ चेंज करेगा तो वो जिगजैग मोशन भी शो करेगा। तो ये आ गई बात कोलिजन की। नाउ क्या हम इसे देख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, अंडर powerful microscope the colloidal particles appear to be in the state of continuous zigzag मोशन। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपको पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करते हुए नजर जरूर आ जाएंगे, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर अदरवाइज आपको नहीं दिखाई देंगे। नाउ दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द colloid
but depends upon the size of the particles and viscosity of the solution। तो जो मोशन है, कैसा मोशन दिखाई देगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड नहीं करता कोलॉइड के नेचर पे। तो हम कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलॉइड। फिर डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि साइज क्या है पार्टिकल का, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि मोशन कैसा होगा। किस तरीके से देखते हैं? स्मॉलर द साइज, lesser the viscosity and faster the motion। तो जितना स्मॉल साइज होगा पार्टिकल का उतनी ही विस्कोसिटी कम होगी, और जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतना ही फास्ट वो जिगजैग मोशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। नाउ इसके बाद क्या होगा? Brownian movement is due to unbalanced bombardment of the particles by the molecules of the dispersion medium। तो यहां देखिए जो ब्राउनियन मूवमेंट है उसका कारण क्या है? ये होती है क्योंकि एक अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट होती है पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड में और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम में। मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के साइज में डिफरेंस होता है, जिसके कारण अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट होती है। जैसे मान के चलो एक ट्रक एक साइकिल वाले को टक्कर मार दे, राइट, वहां पे अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट होगी ना, क्या साइकिल वाला टॉलरेट कर पाएगा उसको? नहीं। तो अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट तब होती है जब दो पार्टिकल जिसके बीच में बम्बार्डमेंट हो रही है उनके साइज में डिफरेंस हो, इसीलिए वो अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट का नाम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है उसमें एक स्टिरिंग इफेक्ट है। स्टिरिंग इफेक्ट मतलब मैं लिख देती हूँ, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बता रही थी कि ब्राउनियन मूवमेंट में एक स्टिरिंग इफेक्ट है। उससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे, वो भी बता दूंगी मैं आपको। Brownian movement has a stirring effect। क्या होता है स्टिरिंग इफेक्ट और इससे होता क्या है? स्टिरिंग इफेक्ट मतलब किसी चीज को हम घोलते हैं, पार्टिकल घूमते रहते बम्बार्डमेंट की वजह से, टकराव की वजह से, कोलिजन की वजह से, तो इनमें स्टिरिंग इफेक्ट आ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू विच colloidal particles do not settle। इस कारण से ही इनकी बम्बार्डमेंट, रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन की वजह से ये सेटल नहीं होते, राइट। एंड ये सेटल नहीं होते, therefore they are stable। तो इस वजह से ये स्टेबल होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक तरह से स्टेबल बना के रखते हैं सॉल्यूशन को। पार्टिकल्स नीचे जमेंगे नहीं तो सॉल्यूशन आपका, कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका स्टेबल रहेगा। सो दिस वाज अबाउट द ब्राउनियन मूवमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, पॉइंट नंबर 8, दैट इज टिंडल इफेक्ट। पॉइंट नंबर 8 इज
टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, पढ़ते हैं जरा। तो टिंडल इफेक्ट क्या है वो टर्म आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी ही होगी। छोटा सा एक लाइन में टिंडल इफेक्ट पूरे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं क्या होता है टिंडल इफेक्ट। सी, व्हेन अ beam of light passes through a true solution, no scattering of light takes place। तो जब आप लाइट की बीम को जब आप एक ट्रू सॉल्यूशन से पास करते हैं जिसका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, तो उस केस के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, वहां लाइट स्कैटर नहीं होती। ये चीज आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है कि क्लास 9th में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। वहां पे हमने टिंडल इफेक्ट वाला फिनोमेना पढ़ा है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जब एक लाइट एक सॉल्यूशन से पास की जाए और उस लाइट का पाथ उस सॉल्यूशन में विजिबल ना हो तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो यही बात यहां की गई है कि जब लाइट को ट्रू सॉल्यूशन से पास कराया गया तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं हुई। स्कैटरिंग जब होती है तो लाइट की स्कैटरिंग से पाथ विजिबल होता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने ये सॉल्यूशन ले लिया है इस कंटेनर में, तो जब मैं यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ लाइट भेजूंगी तो ये लाइट यहाँ से जाएगी तो सही। ये लाइट मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर देती हूँ कलर को। ये लाइट ऐसे जा तो रही है, यहां से निकलती हुई भी दिखेगी, लेकिन यहाँ इस लाइट का पाथ नहीं दिखेगा क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में कि लाइट के पाथ में हिंड्रेंस ही नहीं क्रिएट करते। अगर वो हिंड्रेंस क्रिएट करते तो वो लाइट स्कैटर करते और यहाँ पे पाथ विजिबल होता। ट्रू सॉल्यूशन के केस में यहाँ पे पाथ विजिबल नहीं होता है लाइट का क्योंकि पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू क्रिएट हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ light and hence there is no scattering of light. So this was the case of true solution. क्यों बताया मैंने true solution? ताकि अब मैं आपको colloidal solution बता सकूं। So हम कह सकते हैं कि when the same beam of light is passed through a colloidal solution, scattering of light takes place। तो जब सेम लाइट को पास किया जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन से तो वहां पे लाइट की स्कैटरिंग होती है। मतलब जैसे कि मैंने कहा पाथ विजिबिलिटी की बात, तो पाथ विजिबल होता है वहां पे। तो यहाँ पे ये चीज है कि वहां पे कोलॉइडल सॉल्यूशन केस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। नाउ दिस scattering of light is known as Tyndall effect। ये जो स्कैटरिंग है लाइट की इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एंड ब्राइट कोन ऑफ लाइट is known as टिंडल कोन। यहाँ पे एक ब्राइट कोन दिखाई देता है लाइट का, उसको हम टिंडल कोन बोलते हैं।
सी अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि इस तरह से तो नहीं समझ में आएगा प्रॉपरली। तो ये देखिए, ये मैंने आपके सामने रखा है एक कंटेनर 2D में ना 3D में, क्योंकि आपको सिर्फ दिखाई देगा, एक्चुअली यहाँ कुछ नहीं है। So this is the diagram in which I have kept a colloidal solution in this container, right? यहाँ इसमें colloidal solution है। यहाँ मैंने एक source of light लिया है, ये इधर मैंने एक source of light लिया है, right? इस source of light से light ही निकलेगी obviously, लेकिन मैंने यहाँ पर एक lens लिया है ताकि ये scattered light एक जगह इकट्ठी होके जाए। तो जब लाइट यहां से जाएगी ऐसे, ये लाइट यूं जाएगी इधर, और फिर यहां से ये इधर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगी। तो इस तरीके से ये लाइट यूं जाएगी सामने ऐसे ही यहां से ये जाएगी ऐसे लाइट। तो मैं इसका पाथ भी शो कर देती हूँ, ये इस डायरेक्शन में यूं जाएगी। तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल होगा, इधर एक पार्टिकल होगा, तो इस पार्टिकल से ये लाइट टकराएगी और स्कैटर हो जाएगी, और वो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और मैंने एक टर्म यूज किया है टिंडल पोल। तो ये है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में है ये है टिंडल पोल, राइट? ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है। अगर मैं चाहती हूं कि मैं ये पार्टिकल देखूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ये है माइक्रोस्कोप। तो मुझे यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, एंड इन दैट केस particles of colloids can be seen under powerful ultra microscope। तो मैं कह सकती हूँ कि पार्टिकल्स जो है ये कोलॉइड के, हम इनको देख सकते हैं एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी कंडीशंस जिसकी वजह से टिंडल इफेक्ट शो होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडीशंस governing the Tyndall effect. Now we will discuss the conditions governing Tyndall effect. कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से Tyndall effect शो होता है? सबसे पहला, diameter of dispersed phase particles should not be very small या smaller than the wavelength of the light. लाइट की वेवलेंथ से छोटे पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, डायमीटर उनका छोटा नहीं होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ देन दे will not be in a position to scatter the light. अगर ऐसा हुआ, पार्टिकल्स का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम हुआ उनका डायमीटर, तो उस केस में
पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे तो टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, द refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का रेशियो होता है एक तरह से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का निकाला जाए तो उसमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो बड़ी आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही टिंडल इफेक्ट शो होगा, अगर नहीं है तो टिंडल इफेक्ट शो भी नहीं होगा। So these were the properties of colloidal solution. Up till now we have discussed.